छात्रों, आज हम द्वितीय सत्र की पहली कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक है पहलवान की ढोलक। इसके जो लेखक है वह है फणीश्वर नाथ रेणु। तो उनका परिचय हम बिल्कुल संक्षिप्त में लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वह 1927 ईस्वी में हुई थी। वह हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास के रूप में काफ़ी मशहूर हुए थे और इस तरह से उनके जीवन में काफ़ी सारे चढ़ाव उतार आए थे, अर्थात काफ़ी संघर्ष भरा उनका जीवन रहा था। साहित्य के अलावा उन्होंने विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी भागीदारी की थी। उनकी यह भागीदारी एक और देश निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य भी वे लिखते रहे। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मेला आंचल प्रकाशित हुआ था, जिसमें हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी थी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मेला आंचल से ही आरंभ हुआ। आंचलिकता की इस अवधारणा में उपन्यासों तथा कथा साहित्य में गांव की भाषा संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को उन्होंने केंद्र में रखा। लोक साहित्य हो, लोकगीत हो, लोक संस्कृति हो, लोक भाषा और लोक नायक आदि सारी अवधारणाओं को लेकर भारी भक्कम चीज़ एवं नायक की जगह आंचलिक को नायक उन्होंने आंचल को ही, आंचल का मतलब होता है परिवेश, वातावरण को ही उन्होंने नायक बना डाला था। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप भी दिखाई देते हैं, यानी जो ग्रामीण परिवेश है उसको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। इसलिए उनका यह एक आंचल एक शस्य श्यामल तो है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी है। स्वतंत्रोत्तर भारत में जब सारा शहर या सारा प्रदेश विकसित हो रहा था और शहर केंद्रित होते जा रहा था, ऐसी परिस्थिति में रेणु ने अपनी रचनाओं में आंचल की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा। आंचल का मतलब फिर ग्रामीण परिवेश में लेना है और उनकी रचनाओं में यह सभी जो समस्या है वह हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें प्रस्तुत कहानी देखनी है पहलवान की ढोलक। तो स्पष्ट ही है कि इस कहानी में आंचल यानी गांव का वर्णन किया गया है और इस तरह से केवल गांव का ही नहीं, जो हमारे आदिवासी बंधु हैं उनका वर्णन हमें इस कहानी में स्पष्टता से दिखाई देगा। तो पहले हमने जिस तरह से कहा है कि कहानी के तत्व होते हैं, जिसमें कथानक होता है, वातावरण होता है, पात्र होते हैं, उनका चरित्र चित्रण होता है और फिर उद्देश्य क्या होता है और परिवेश क्या होता है, यह सभी तत्वों के आधार पर हमें इस कहानी को सभी कसौटियों पर खरा उतारना है। तो जिस तरह से हम कहानी की शुरुआत करेंगे तो स्पष्ट है कि यहाँ पर कहानी का परिवेश है, कहानी का वातावरण है। जाड़े का दिन था, अमावस की रात ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्थ शिशु की तरह थरथर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। देखिए, दो चीज़ें हमें यहाँ पर स्पष्ट होती है वातावरण में कि एक तो ऐसा गांव है जिस गांव में यहाँ पर मलेरिया और हैजे, यह जो महामारियाँ हैं वह महामारियों से लोग भयभीत है, दुखी है और डरे हुए हैं। जिस तरह से एक शिशु गलती करने पर थरथर काँपता है, उसी तरह से ये गांव वाले भी बिल्कुल डरे हुए हैं। और उस पर जाड़े के दिन, जाड़ा यानी सर्दी के दिन, ठंड के दिन, अमावस की रात थी, काली थी और काफ़ी सारी ठंड थी और ऐसी स्थिति में चारों ओर अंधकार या सन्नाटा छाया हुआ था। और ये भी स्पष्ट है कि यह जो गांव वाले हैं वह कितने गरीब हैं और उनकी जो पुरानी बांस फूस की जो झोपड़ियाँ हैं वह उजड़ी पड़ी है मानो। इस तरह से वातावरण का एक तरह से दर्शन हमें होता है।
और इसी कड़ी में हम आगे पढ़ते हैं। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। देखिए, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता, करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। देखिए, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता, करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। यानी देखिए, सिसकिया का मतलब ही होता है कि जो सिसक सिसक कर बाहर आए। आहा, आहा का मतलब दुख। जो दुखों को किस तरह से, जब भी कोई दुख होता है, कोई भी हमें शारीरिक चोट होती है तो या मानसिक चोट क्यों ना हो, चोट आखिर चोट होती है और उस चोट की जो कराहट है वह हमारे होठों पर आ ही जाती है। लेकिन यहाँ पर कवि लेखक कहना चाहते हैं कि कोई भी आह हो या सिसकिया हो उसे दबाया नहीं जाता, बल्कि कवि यहाँ पर बताना चाहते बलपूर्वक यानी प्रयत्नपूर्वक यहाँ पर उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है। आकाश में तारे चमक रहे हैं, पृथ्वी पर कहीं भी प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता है तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती है। अन्य तारे उसकी भावुकता और असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। देखिए, अभी भी हम वातावरण में ही हैं, अभी तक हमें कहानी के अंदर हम नहीं जा पाए हैं, हमें कोई पात्र नहीं मिला है, कोई कथानक नहीं मिल रहा है। तो ये जो एक नैसर्गिक घटना है, इसका पहले कवि देखिए किस तरह से जिक्र करते हैं कि आकाश से टूटकर कोई एक तारा जब धरती पर आना चाहता है, अर्थात क्यों आता है इसका वैज्ञानिक कारण हम देखते हैं ना कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वह पृथ्वी की तरफ खींचा चला आता है। लेकिन यहाँ पर लेखक ने इस तरह की कल्पना की है कि कोई आकाश का जो तारा है वह टूटकर धरती के लगाव के कारण शायद नीचे आना चाहता था, लेकिन उसमें ना तो इतनी शक्ति है और ना ही इतना प्रकाश है कि वह धरती तक पहुंच सके। और जो आकाश के अन्य तारे हैं वह उसकी इस भावुकता या इसके इस प्रेम या इस लगाव और यह जो असफल प्रयत्न उसने किया है उस पर खिलखिलाकर मानो हंस पड़ते हैं। इस तरह की कल्पना यहाँ पर लेखक ने की है। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराने और कै करने की आवाज़, हरे राम, हे भगवान की टर अवश्य सुनाई पड़ती है। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते हैं, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। तो देखिए, यहाँ पर पता नहीं फणीश्वरनाथ रेणु को कि किस, हमने पहले भी कहा है कि ये जो हमारे साहित्यकार होते हैं, लेखक कवि होते हैं, वह कालजयी होते हैं। उन्होंने काल पर विजय प्राप्त करी होती है। और ऐसी स्थिति में देखिए, यह जो वर्णन है, यह जो पैराग्राफ है, वह आज की स्थिति में किस तरह से बिल्कुल फिट बैठता है। देखिए किस तरह का वर्णन यहाँ पर किया गया है। सिहारों का क्रंदन, सिहार यानी जो लोमड़िया या जिसे मराठी में हम कोल्हा कहते हैं, तो वह जो सियार है वह क्रंदन करते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि जो पशु पक्षी होते हैं उन्हें जब खाना नहीं मिलता तो वे रात में रोते रहते हैं कि उन्हें खाना नहीं मिला आज। और पेचक की डरावनी आवाज़, पेचक का मतलब यहाँ पर इस तरह के मेंढक जैसे जो प्राणी होते हैं वह आवाज़ निकालते हैं बीच बीच में, और इस तरह से उनकी जो आवाज़ है और सियार उनका जो क्रंदन है वह, यह जो अंधेरा है, यह जो अमावस की रात है, उस अमावस की रात को एक तरह से भंग कर देता है। लेकिन और भी कुछ आवाज़ें हैं, तो वह किस तरह की आवाज़ें हैं, जिस तरह से सियारों का क्रंदन हो या अलग अलग प्राणियों की आवाज़ हो, वह किस तरह से जब सन्नाटा होता है, रात होती है, तो किस तरह से वह डरावनी लगती है। तो इससे भी डरावनी चीज़ यहाँ पर लेखक हमें आगे बताना चाहते हैं, वह है गांव की झोपड़ियों में कराने और कै करने की आवाज़। कै का मतलब है उल्टी करना, तो उल्टी करने की आवाज़ आती है। और कराने, पहले तो कराते हैं जो बीमार हैं। हमने देखा है कि इस गांव में कौन सी बीमारी है, मलेरिया और हैजा।
हैजा को मराठी में प्लेग भी कहा जाता है। तो अस्वच्छता के कारण ये दोनों भी बीमारियां होती थी पहले, स्वतंत्रता के पहले। और जहाँ जहाँ पर भी हमें अस्वच्छता दिखाई देती है तो वहाँ पर इस तरह की बीमारियां फैलती है। लेकिन इतने बड़ी महामारी या जिसे हम कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो पेंडेमिक है उस तरह की बीमारियां पहले होती थी। ये जो मलेरिया है या हैज़ा है इस तरह की होती थी। लेकिन आजकल तो आप जानते ही हैं कि किस तरह की बीमारियां हैं। तो गांव में इस तरह से हैजे के कारण, मलेरिया के कारण लोग कराते रहते थे। आप इसकी भी विशेषता जानते हैं कि मलेरिया में किस तरह से व्यक्ति को काफ़ी सारा बुखार आता है और इतने सारे बुखार में भी उसे ठंड लगती है। तो इस लक्षण में वह कराता रहता है और उसे उल्टी भी आती है। और शायद उसे उल्टी में जो उसकी जो डकार निकालती है उस डकार के माध्यम से ही मानो उसका प्राण निकल जाता है। और इस तरह से यहाँ पर जो घर वाले हैं वे भगवान का नाम लेते हैं, इस तरह से हरे राम हे भगवान। और टेर अवश्य सुनाई पड़ती है। टेर का मतलब यहाँ पर जो क्रंदन है, उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनका जो क्रंदन है वह हमें सुनाई पड़ता है। इस तरह की कल्पना यहाँ पर लेखक ने की है। और देखिए यहाँ पर जो बड़े व्यक्ति है वे तो जो उल्टी करके या उनके जो प्राण निकल जाते हैं मानो उसका तो अस्तित्व हमें दिखाई देता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वह इतने निर्बल, इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनके कंठों से शायद कराने की आवाज़ भी नहीं आती, शायद उल्टी करने की भी आवाज़ नहीं आती। लेकिन वे अपनी माँ को माँ पुकार कर जब रो पड़ते हैं तो इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती। यानी उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वे अपनी माँ को जोर से पुकारे। और इस तरह से यहाँ पर वह रात्रि का जो सन्नाटा है, रात्रि की जो एक तरह से दहशत है या इन बीमारी के कारण जो वातावरण बिल्कुल करुणामय हुआ है, इस करुणामय वातावरण में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। वैसा वातावरण वैसे की वैसे बना रहता है, इस तरह से लेखक बताना चाहते हैं। देखिए अगली पंक्ति में पढ़ते हैं, कुत्तों में परिस्थितियों को तोड़ने की विशेष बुद्धि होती है। वे दिन रात राख के घूरों में गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। देखिए यहाँ पर कल्पना कीजिए कि पूरे गांव में, पूरे विश्व में इस तरह की महामारी जब फैल जाती है तो कुत्तों की जो समस्या है वह किस तरह से, बताइए कि दिन भर भी उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता तो किस तरह से कूड़े कचरे की ढेर में या राख जो होती है, जो जलकर भस्म हो जाता है, उस भस्म में किस तरह से वे अपने शरीर को गठरी बनाकर, सिकुड़कर, मन मारकर भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। लेकिन रात काटना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और मानो रात में सभी मिलकर, ये दृश्य आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि किस तरह से रात में सभी कुत्ते जमा हो जाते हैं और रोते हैं। रात्रि अपनी भीषणता के साथ चलती रहती है और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोकर ललकारती रहती है। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती है, चटधा गिरधा, चटधा गिरधा। यानी आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा, बीच बीच में चटाक चटधा, चटाक चटधा, यानी उठकर पटक दे, उठकर पटक दे। तो इस तरह से यह जो आवाज़ें हैं वह आवाज़ देखिए मृत गाँव में संजीवनी भरती रहती है। तो यह लुट्टन सिंह जो पहलवान है, यह हमारा पहला पात्र हमें इस कहानी में मिला है। और इस तरह से मलेरिया और हैजे की बीमारी से पीड़ित जो लोग हैं, गाँव वाले हैं, उन गाँव वालों को एक राहत का काम जो करता है वह व्यक्ति है लुट्टन सिंह पहलवान। यो तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान होल इंडिया के लोग जानते थे, पूरी जनता जानती थी, पूरी भारत के लोग उसे जानते थे। किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही हो। ज़िले भर के लोग उसके नाम से परिचित अवश्य थे। तो देखिए यहाँ पर जो जितने गाँव वाले होते हैं वे गाँव वाले
उनकी एक अपनी सीमा होती है, अपनी एक दुनिया होती है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर होल इंडिया का मतलब यहाँ पर लेखक स्पष्ट करना चाहते हैं कि केवल उनका जो गांव है वह गांव ही समझता है कि ये जो हमारा लुट्टन पहलवान है वह उनके लिए बहुत ही मायने रखता है और एक प्रसिद्ध इस तरह से उनका वह पहलवान है, लेकिन केवल गांव की सीमा तक ही। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। भाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। देखिए इसकी जो पहलवान की सास है वो बेचारी कितनी अच्छी थी कि ढोलक यह जो हमारा पहलवान है लुट्टन सिंह, जब उसके माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही छोड़कर चल बसे थे तो उसकी सास अर्थात सौभाग्यवश उसकी शादी, देखिए बाल विवाह हुआ करते थे उस ज़माने में, तो ये भी एक वातावरण का भाग है। तो हो सकता है कि इस तरह से एमसीक्यूज पूछा जाए कि पहलवान की उम्र कितनी थी जब उसके माता पिता चल बसे, जब उसकी शादी हुई, तो इस तरह से उसकी उम्र थी 9 साल। और इस तरह से अगर उसकी शादी नहीं होती तो यहाँ पर शायद वह भी अपने माता पिता जैसे ही मृत्यु लोक में पहुँच जाता, लेकिन उसकी सास अच्छी होने के कारण वह उसे धारोष्ण दूध, धारोष्ण का मतलब है जैसे अभी तो जानते ही आप सभी ग्रामीण परिवेश के होने के कारण धारोष्ण दूध किसे कहा जाता है कि गाय का या भैंस का जब दूध निकाला जाता है तो उसे बिना उबाले ही जब पिया जाता है तो शायद उसकी जो ताकत है, उसकी जो अहमियत है वह काफ़ी मायने रखती है। इसलिए जो कसरत करने वाले लोग होते हैं वे धारोष्ण दूध पीते हैं। तो इस तरह से वह बचपन में गाय को चराता था और धारोष्ण दूध पीता था, कसरत किया करता था। देखिए काफ़ी सारी मेहनत वह करता था, व्यायाम करता था, इसलिए तो वह पहलवान बना। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव के सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग इससे डरने लगे और दोनों हाथों को दोनों ओर देखिए 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा और कुश्ती भी लड़ने लगा था। तो इस तरह से यहाँ पर गांव में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। तो जो कुछ इस तरह के लोग थे जो चाहते थे कि पहलवान को केवल अपने स्वार्थ के लिए यानी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए या मारकाट के लिए यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन यहाँ पर यह जो पहलवान था हमारा लुट्टन सिंह, वह किस तरह से अपनी अपनी कसरत करता रहा, अपने शरीर को स्वस्थ बनाता रहा और जैसे ही वह बड़ा होता होता गया और वह युवक बन गया तो वह काफ़ी अच्छा पहलवान बन गया था और अपने आप को पहलवान भी समझने लगा था। इसलिए हमने कई बार देखा है या आपने भी देखा होगा कि जो युवा होते हैं वे अपने आप को काफ़ी ताकतवर समझने लगते हैं और इस तरह से बाहों को फैलाकर, हाथों को फैलाकर चलते हैं। कल्पना कीजिए जब सीधे हाथ होते हैं तो वह 90 डिग्री के होते हैं और थोड़ा फैलाए कल्पना कीजिए तो वह 45 डिग्री हो जाते हैं। तो इस तरह से 45, यह जो हमारा पहलवान है वह भी 45 डिग्री यानी अपने शरीर से थोड़ा अगर दूर चलकर दूर फैलाकर बाहें फैलाकर चले तो उसे 45 डिग्री कहा जाएगा। तो इस तरह से ये युवाओं की या पहलवानों की एक तरह से स्टाइल होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक पद्धति होती है कि किस तरह से वे अपने हाथों को दूर करके चलते हैं। और वह अब इस तरह से पहलवानी भी करने लगा था, कुश्ती भी लड़ने लगा था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकार हुई आवाज़ ने उसकी नसों की बिजली उत्पन्न कर दी।
उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। तो इस तरह से शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। इस तरह से तो देखिए यहाँ पर एक मेले में उसने देखा कि किस तरह से एक कुश्ती लड़ाई जा रही है, दंगल हो रही है, एक तरह से कुश्ती की दंगल। और श्यामनगर था वो गाँव और वहाँ पर एक मेला था। यह वाक्य भी याद रखिए, श्यामनगर में मेला था और किस तरह से यह पहलवान वह दंगल देखने गया था। और वह काफ़ी नामचीन इस तरह के पहलवान थे। और इन पहलवानों की जो पैतरे हैं वह कुछ यहाँ पर हमारे पहलवान को अच्छे नहीं लगे, इसलिए उन्होंने उन्हें चुनौती दे दी जो शेर के बच्चे के नाम से परिचित था। उसका असली नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपकती पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह ने अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटिल प्राप्त कर ली थी। तो इस तरह से पिछले 3 दिनों से जो कुश्तियाँ लड़ाई जा रही थी उसमें उसने हर एक को पछाड़कर, हर एक को हराकर शेर के बच्चे, यह जो शीर्षक है, यह जो टाइटल है, वह प्राप्त किया था। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब ललकारी भरकर छोटी डुलकी लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से घबराते थे। तो इस तरह से वह काफ़ी उसकी दहशत थी और वह अच्छा पहलवान है ऐसा वे लोग मानते थे। और इसलिए जो नए पहलवान हैं वह सभी उससे डरने लगे थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। तो इस तरह से घुर्राता था मानो मैं ही शेर हूँ और मैं ही सबको हरा सकता हूँ, मैं ही काबिल हूँ, इस तरह का अहंकार उसमें आया था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उससे दरबार में रखने की बात ही कर रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो यह लुट्टन सिंह पहलवान था उसने इस शेर के बच्चे को यानी चांद सिंह को एक तरह से चुनौती दे दी। और इसी में हमें और एक पात्र मिला, वह महत्वपूर्ण है कि वहाँ का जो राजा था श्यामनगर का, वह राजा रुद्ध हो चुका था लेकिन राजा तो था ही। यह एक पात्र हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण मिला है। शांत दर्शकों को भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा मरा, पर वाह रे बहादुर। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरे दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा कर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। तो इस तरह से यहाँ पर लुट्टन ने वह जो शेर का बच्चा था उसे मेमने का बच्चा बना दिया, अर्थात उसे परास्त कर दिया, उसकी पराजय कर दी। नई सरकार लड़ेंगे, हुकुम हो सरकार। इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से चित वह करना चाहता था लुट्टन सिंह, हमारा पहलवान। तो शायद राजा को अभी भी उस पर विश्वास नहीं था। तुम पागल हो, जाओ। तो इस तरह से शायद इसकी जो उम्र है वह कम होने के कारण यहाँ पर राजा उसे रोकना चाहता था। मैनेजर साहब से लेकर सिपाही तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चले शेर के बच्चे से, सरकार इतना समझा रहे हैं। तो इस तरह से राजा की बात, क्योंकि राजा ने ही पहले ये बात छिड़ी थी कि तुम इससे ना लड़ो क्योंकि यह भी बच्चा था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देह में गोश्त नहीं, देह अर्थात शरीर, गोश्त यानी मांस। तो इस तरह से यहाँ पर यह जो हमारा पहलवान था वह अभी छोटा होने के कारण उसकी देह पूरी तरह से भरी नहीं थी, अर्थात उसमें इतना मांस नहीं
था और इस तरह से वह बहुत बड़े पहलवान, काफ़ी भारी भक्कम वजनदार इस तरह के पहलवान से वह लड़ना चाहता था, तो वह गलत है। इसलिए सिपाहियों ने उसे समझाने की कोशिश की। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मरूंगा, मिले हुकुम। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन पहलवान, जो हमारा लुट्टन पहलवान है, उसे एक तरह से अपने आप पर आत्मविश्वास होने के कारण वह महाराज के सामने गिड़गिड़ाने लगा। भीड़ अधीर हो रही थी। देखिए अगले पेज पर 81 जो पेज है हमारा, उस पर देखिए भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी पंजाबी हम देखते हैं ना कि जब भी कोई भी इस तरह के सामने होते हैं या एक तरह से खेला होता है, क्रिकेट का जो खेल है वह होता है, तो जो भी हमारी विरोधी टीम हो, चाहे वह पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, तो उनके भी लोग आते हैं और अगर उनके देश के खिलाड़ी अच्छे खेलते हैं तो उनका जोश बढ़ता है, हमारे खेलते हैं तो हमारा जोश बढ़ता है। लेकिन अगर हमारे देश में आकर उनके खिलाड़ी अच्छे खेलते हैं तो हमारे जो प्रेक्षक हैं उनका उत्साह कम होता है या वे किस तरह से क्रोधित होते हैं, इसका वर्णन देखिए यहाँ पर भी दिखाई देता है कि जो पंजाब से पहलवान आए हुए थे, उनकी जो जमात थी, एक तरह से उनके जो लोग थे, वे क्रोधित होकर, पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। तो इस तरह से कुछ लोग ऐसा मानते थे कि लुट्टन तो अभी बच्चा है, अभी वह आउट हो जाएगा या हार जाएगा, तो इस तरह से उसे लड़ने दो। अकेला चांसिया मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाज़ा उसे मिल गया था। तो यहाँ पर हमने देखा ना, काफ़ी भारी भरकम इस तरह का यह पहलवान था, शेर का बच्चा चांसियम। तो इस तरह से वह एक तरह से उसे देखकर ही, हमारे पहलवान लुट्टन सिंह को देखकर ही एक तरह से मन ही मन खुश हो रहा था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद कर दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही थी। तो इस तरह से कौन उसकी जोड़ी का कौन ऐसा पहलवान है, इसे देखने के लिए यहाँ पर जो स्थानिक दुकानदार है उन्होंने भी अपनी दुकानें बंद कर दी। देखिए चटधा गिड़धा भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक धीना ढाक धीना ढाक धीना, अर्थात वाहरे पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। देखिए क्या हुआ है लुट्टन को, देखिए हमारा जो छोटा पहलवान था उम्र में, उसको लुट्टन ने कसकर दबा लिया था। अरे गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो गया हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। तो इस तरह से यहाँ पर दर्शकों से तो स्पष्ट ही है कि जो पंजाब से दर्शक आए हुए थे, शायद वे जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और कह रहे थे कि हलवा नहीं है ये, बिल्कुल आसानी से खा जाए, खेल जाए। तो हंसी खेल नहीं है, हंसी का खेल नहीं है, शेर का बच्चा है तुम्हारे सामने बच्चू। तो देखिए क्या हुआ, चट गिड़धा। तो ये जो ढोलक के जो बोल है उसका मतलब यहाँ पर देखिए समझा जा रहा है, डर मत मत डरना। देखिए शायद ये भी काफ़ी मायने रखता है, चट गिड़धा। तो इस तरह से मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। तो अपने
पहलवान या WWF में भी देखा होगा कि किस तरह से एक पहलवान दूसरे पहलवान को चित करने की कोशिश करता है। तो गर्दन में केहूनी का मतलब हाथ डालकर चित करने की कोशिश कर रहा था। वही दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर वही दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को कह रहा था। तो बादल सिंह नाम हमने पहले भी देखा है और बादल सिंह जो है वह हमारे लुट्टन सिंह पहलवान के गुरु हैं और इस तरह से वह अपने शिष्य लुट्टन सिंह को कह रहे कि इसको दफना दे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। देखिए राजा भी और लोग भी चांद यानी वह दूसरे पहलवान के पक्ष में थे। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोलक की आवाज़ थी। उसके ताल पर वह अपनी शक्ति और दावपेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, धाक धीना तिरकट धीना, धाक धीना तिरकट धीना। तो इस तरह से यहाँ पर जिस ढोलक की आवाज़ से वह उसने जो पहलवान के पैतरे सीखे हैं वही आवाज़ शायद उसे सुनाई दिए, जैसे धाक धीना तिरकट धीना, धाक धीना तिरकट धीना। तो इस तरह से लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा है। मिट्टी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज रहा है, चटक चट धा, चटक चट धा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। तो इस तरह से इस ढोलक की आवाज़ में वह अपने पैतरे जो है उसे बदल रहा है। ठीक है, अगले पेज में हम देख रहे हैं लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिक धिना धिन धिक धिना, अर्थात चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो गया। धाड़ धी गिड़ गिड़ धा, धा गिड़ गिड़ धा, और इस तरह की आवाज़ आई जिसका मतलब था वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी थी जिसकी ध्वनि जय की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर की, किसी ने राजा श्यामनंद की जय की ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से सारा आकाश गूंज उठा। तो इस तरह से यहाँ पर जो गाँव वाले हैं, गाँव वाली जनता थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि किसका जय जयकार करें। तो अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा, महावीर, राजा का, और सबकी ध्वनि का जो अंत है वह जय ऐसा आता रहा, और इस तरह से सारा जो आकाश है वह गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी से सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, है अरे है, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमात चांद सिंह की आंख पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब ने लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का दुस्साद सिंह। तो इस तरह से यहाँ पर लुट्टन जो था
वह निम्न जाति का होने के कारण यहाँ पर जो राज दरबार में पंडित थे वह किस तरह से उसका तिरस्कार करते थे, तो वह कहाँ से सिंह बन गया, अर्थात उच्च जाति का हो गया। ऐसा यहाँ पर वे जो पंडित थे वह लुट्टन सिंह को कहते रहे। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन सेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी पूरी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। देखें, यह जो उनका मैनेजर था वह क्षत्रिय था, और वैसे तो उसका जो चेहरा था वह काफ़ी चिकना था, एक भी बाल उसमें नहीं था, क्योंकि उसने क्लीन शेव की थी, यानी दाढ़ी अच्छी तरह से बना ली थी। लेकिन फिर भी वह पूरी शक्ति लगाकर नाक में जो बाल रह गए थे उसको, नाक के ऊपर जो बाल रह गए थे उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, और चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए, शायद उसके हाथ में ना बाल आ गया था और उसको रगड़कर वह कहता है कि नहीं सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। देखिए, एक चांद को हराकर उसे मानो 4 चांद मिल गए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर दिखा दी, अर्थात सबको उसने हरा दिया था। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर या अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसे भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया था। यानी इस जो जगह थी, वह जो जगह थी उसमें जितने भी प्रसिद्ध नामचीन इस तरह के जो पहलवान थे उन सबको उसने हरा दिया था। उसके बाद वह राज दरबार में दर्शनीय जीव बना रहा। देखिए, दर्शनीय अर्थात सभी लोगों को सभी लोग मानो उसे देखना चाहते थे। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकोर कर बाघ दहाड़ता, हाहू सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गजरता, महावीर लोग समझते रहे पहलवान बोला। तो इस तरह से जितने भी उच्च जाति के लोग थे वे भी उसके सामने मानो पानी भरते थे या उसे मानने लगे थे और इस तरह से उसका सम्मान करते थे। देखिए, अगले पेज में हम जा रहे हैं। वह घुटने तक लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता, दुकानदारों की चुहल करती सूझती हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। तो इस तरह से काफ़ी दिन बीतते गए और यहाँ पर वह अच्छा पहलवान तो था ही, और गांव में एक तरह से मेला कुचला वह एक लंबा चोंगा यानी झगा जिसे हम मराठी में कहते हैं वह उसने पहनता वह, और पूरे गली में वह घूमता रहता था। उसकी पगड़ी भी अस्त व्यस्त रहती, मानो कोई मतवाला हाथी हो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आव 1.5 सेर और बैठ जाता। तो इस तरह से थोड़ा सा क्यों, तो वह तो पूरा 1.5 सेर खाने वाला पहलवान था। 2 सेर रसगुल्लों के उदरस्त करके, देखिए 2 सेर यानी पूरे 2 किलो रसगुल्ले जब वे अपने रुदर का मतलब होता है पेट, और जब वह अपने पेट में डाल लेता, मुंह में 8-10 पान की गिलोरियाँ ठूस ढूंढी को पान के रस लाल करते हुए अपनी चाल में मेले में घूमता। देखिए, तो वह एक पान यानी खाने वाला जो पान होता है वह एक नहीं खाता, कितना खाता है, 8-10 वह खा जाता है। तो इस तरह से इतने पान खाकर वे अपना जो पूरा लाल उसका जो मुंह है वह लेकर मेले में घूमता रहता था। मेले से दरबार लौटने से समय उसकी अजीब हुलिया रहता, और जब वह पूरा मेला घूम कर आता तो उसका जो हुलिया है वह काफ़ी बदल
हुआ सा, बदला हुआ सा दिखाई देता है। आँखों में रंगीन अकबर का देखिए कौन सा शब्द है, अभ्रक का शब्द क्या है, अभ्रक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की बुद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर रह गया था उसमें। तो उसकी उम्र मानो हो चुकी थी और इस तरह से वह जब मेले से लौटता तो अभ्रक का है ना, प्लास्टिक का चश्मा अपने आँखों में लगाता जो रंगीन होता था, हाथों में कुछ खिलौना होता था उसको नचाता, मुंह में पीतल की सीटी होती उसको बजाता, हंसता हुआ वापस चलता। तो उसमें ना ही बल रहा था, ना ही शरीर की वृद्धि, अर्थात ना ही उसका शरीर बढ़ा हुआ था, अर्थात वह दुबला पतला हुआ था। बुद्धि का परिणाम घटकर, अर्थात बुद्धि नहीं रही ऐसा मानकर लोग उसे छोड़ देते थे। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा नहीं देते। देखिए, राजा का उससे इतना स्नेह था कि अगर उससे कोई भारी भरकम पहलवान आ जाता तो राजा साहब उसे लड़ने की अनुमति नहीं देते थे। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख कर मुस्कुरा रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पर वह अपनी कमजोरी मानो समझकर एक तरह से निराश होता था। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजेय रहा, यानी उसे कोई अभी तक नहीं हरा सका। 15 साल तक वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतारता रहा। पहलवान की सास पहले मर चुकी थी। देखिए, अभी 15 साल बीतने के कारण धीरे धीरे उसकी सास मर गई थी। पहलवान की स्त्री को 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। देखिए, ये भी बड़ी बात है कि यहाँ पर उसकी पत्नी को 2 पुत्र हुए थे और वह भी मर चुकी थी, उसका भी देहांत हुआ था। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकले ये 2 बेटे। देखिए, तो उन्होंने अपने पिता से भी जो कुश्ती के दंगल के जो पैतरे हुए अच्छी तरह से सीखे हुए थे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान रखना। मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है। समझे, ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ हूँ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। समझे, ऐसी बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। देखिए, एक तरह से वह गुरु की भूमिका में अपने बच्चों को ज्ञान देता रहता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य कार्य अपने हाथ में ले लिया और राजा साहब के समय जो शिथिलता आ गई थी राजकुमार के आते ही दूर हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं निसर्ग का यह एक तरह से चक्र होता है कि पुराना नष्ट होता है, नया आता है और उसके साथ साथ नई जो घटनाएं वह भी चली आती है। बहुत से परिवर्तन हुए और वह परिवर्तनों के चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। देखिए, काफ़ी सारे परिवर्तन जब आ जाते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी होते ही हैं। कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं और कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। जिस तरह से नोटबंदी में हमने देखा कि जो काला धन है वह किस तरह से दूर हुआ और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से गरीबों को भी काफ़ी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा बैंकों की, और किस तरह से मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा। तो इस तरह से बहुत से परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों की चपेटाघात यानी उसके दुष्परिणाम में यह पहलवान आया। दंगल का
स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। देखिए, दंगल यानी कुश्ती बंद हो गई और वहाँ पर रेस कोर्स बनाया गया और घोड़े की रेस होने लगी। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। तो इस तरह से यहाँ पर नए मैनेजर ने कहा, हॉरिबल। तो ये मुश्किल है, और एक ने कहा तो ये तो भयानक है। तो इस तरह से मैनेजर भी बदला गया और राजकुमार को भी उनका ये जो खर्चा था वह मान्य नहीं था। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं रही और उसके गिड़गिड़ाने को भी मौका नहीं मिला, या दिया ही नहीं गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे में लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी थी और वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा था। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था, निगाह वाले करते थे। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक लेकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दावपेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूरों के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। देखिए, उनको इतना खुराक नहीं मिल पाता, लेकिन धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा था। तो इस तरह से यहाँ पर खाने कोई नहीं तो कुश्ती क्या लड़ाएंगे। अंत में अपने दोनों पुत्रों को भी वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। यानी देखिए, दोनों ही बच्चे लड़ते रहे, लेकिन उनकी कुश्ती देखने के लिए कोई नहीं आता था। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। यानी गाँव वाले भी अब उन्हें पैसे या अनाज नहीं दे पाते थे, क्योंकि काफ़ी मुश्किलों के वह दौर था। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ। देखिए, यहाँ पर पहले से ही गरीबी थी और ऊपर से अनावृष्टि यानी जिसे अकाल हम कहते हैं, वैसी समस्या आई। फिर अन्न की कमी हुई, तब भी मलेरिया और हैजा ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया, अर्थात गांव को जलाना शुरू कर दिया, जख्म देना शुरू कर दिया, गांव को एक तरह से बीमार बनाना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सुना हो चला था, यानी काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मृत्यु हो चुके थे। गांव खाली हो गए थे, घर के घर खाली पड़े थे। रोज 2-3 लाश उठाने लगी थी। लोगों में खलबली मच गई थी। दिन में कलरव, हाहाकार तथा हृदयदावक रुंदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते खूबते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों तथा आत्मीयों को धाड़स बंधाते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो उसको तो देख। यानी एक दूसरे को दुख जो है वह बांटते रहते थे। भैया, घर में मुर्दा रखकर कब तक रहोगे, कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। यानी इतनी गरीबी थी कि उन्हें कफन लेने की भी एक तरह से हैसियत नहीं थी, इतनी गरीबी थी, इसलिए वह नदी में बहाने की बात कर रहे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब सब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चू भी नहीं करते, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत माताओं में भी नहीं होती थी। देखिए, इतने बीमारियों से वह ग्रस्त थे कि हर एक के परिवार में किसी न किसी की मौत हो जाती थी। तो यह बिल्कुल देखिए, जिसे हम कालजयी कह सकते हैं। वर्तमान जो हमारी स्थिति है उस स्थिति से बिल्कुल वैसी तुलना हो सकती है। आज भी कोरोना के कारण हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पास में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहने की शक्ति भी माँओं को नहीं रहती, क्योंकि वह भी कोरोनाग्रस्त होती है। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक को ललका कर चुनौती देती रहती थी। तो इस तरह से रात्रि की जो भीषणता है
जो दहशत है, जो गंभीरता है, या जो मौत भरी रात है, उसको ललकारने की चुनौती केवल पहलवान की ढोलक को ही थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषध उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी भरती रहती थी। देखिए यहाँ पर इस तरह से जो गरीब है और इस तरह से वे अपना जो दवाई का खर्चा भी नहीं कर पाते थे, वह केवल इस ढोलक की आवाज़ में ही अपने आप को जीवित पाते थे। बड़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगा था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना ही महामारी की सर्वनाश गति रोकने की शक्ति है। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों की आँख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती, मृत्यु से वे डरते नहीं। तो इस तरह से जब भी मृत्यु होता है तो काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी यह महामारी होने के कारण हो सकता है कि इसकी गति कुछ कम हुई हो। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, देखिए असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा, बाबा उठा पटका दो वाला ताल बजाओ। चटधा चटक चटधा सारी रात ढोलक पीटता रहा। पहलवान बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा, मारो बहादुरों। देखिए तो दुश्मन सामने दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से देखिए यहाँ पर जब दुश्मन सामने दिखाई देता है तो उसे मारा जाता है, लेकिन अगर दुश्मन न हो तो उसे कैसे मारा जाए। लेकिन देखिए एक निस्सहाय बाप, एक जिसे हम कहेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह का वह बाप है जो कह रहा है अपनी स्थिति में भी वह लड़ने की कोशिश कर रहा है, अपने बच्चों को लड़ाना सीख रहा है कि इस महामारी से लड़ो, मारो बहादुरों। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्तब्ध पड़े थे, निस्पंद, यानी उनमें कोई हलचल नहीं थी। दोनों पेट के बल पर पड़े थे। एक ने दांत में थोड़ी सी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामनंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। जिस तरह से देखिए एक पहलवान भी मर सकता है, पहलवान के बच्चे भी मर सकते हैं, तो जो शक्तिहीन है तो वे किस तरह से इस महामारी में अपने आप को टिका पाएंगे। तो इस तरह से कितनों की हिम्मत वहाँ पर मानो टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ गई। संतप्त माता पिता ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए पर पहलवान की हिम्मत देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है, ने काफ़ी हिम्मत है, काफ़ी दिल वाले हैं और अपने दुख को किस तरह से उन्होंने बचाया है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने फिर प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। रात में सियारों ने सुगठित बाही जांघ के मांस को खा डाला है, पेट पर भी। इस तरह से यह जो पहलवान था उसको इन सियारों ने काफ़ी जगह पर एक तरह से उन्हें जख्मी किया था, लेकिन वे मर चुके थे तो लाश को किस तरह का जख्म। आंखें पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मरूंगा तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल पर सुनाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना और आगे बोल न सका। तो इस तरह से उनका जो शिष्य था उस शिष्य को अपने गुरु की अर्थात इस लुट्टन पहलवान की जो बातें हैं वह याद आई कि किस तरह से उन्होंने कहा था कि जब वह मर जाए तो उसे चिता पर चित नहीं, यानी सामने से नहीं लेटाना है, उल्टा लेटाना है, क्योंकि उन्होंने कभी भी
एक तरह से हार नहीं मानी थी और ढोलक भी बजा देना। और आगे जो कुछ कहा होगा वह जो शिष्य है वह बोल नहीं पाया। पास में ढोलक लुढ़की पड़ी थी। सियारों ने ढोलक को भक्ष्य पदार्थ समझकर उसके चमड़े को फाड़ डाला था। तो देखिए यहाँ पर जब मृत्यु हो जाती है तो कोई चीज़, कोई जिसे हम संपत्ति कह सकते हैं, किसी भी चीज़ का मायने नहीं रहता, किसी भी चीज़ की कोई कीमत नहीं रहती, शून्य सा हो जाता है और वह शून्य ही शून्य होता है। तो इस तरह से इस पहलवान की ढोलक इस कहानी में किस तरह से गरीबी और महामारी और किस तरह से यहाँ पर मलेरिया और हैजे के कारण जो दुष्परिणाम है उन दुष्परिणामों को दिखाने की कोशिश की है। धन्यवाद।